नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज बहस और मुद्दा यह है कि आखिर गैर यादव, गैर कोयरी, गैर कुर्मी को ज्यादा मौके क्यों नहीं मिलते। जातिगत जनगणना के जो पैरोकार हैं, सवाल उनसे भी है। सवाल उनसे है जो मुंह बाए ताक रहे हैं कि भाई कोई हमारे घर पहुंचे और हमारी जाति पूछे। बड़े मंचों पर इसके कोई मायने नहीं रह जाते, लेकिन नफा नुकसान की जब बारी आती है तो इसका आकलन पॉलिटिकल ज्यादा हो जाता है, यानी राजनीति से जुड़ा हुआ ज्यादा हो जाता है। एक आम आदमी को जो कमाता और खाता है, अपना परिवार चलाता है, उससे इससे क्या मतलब है, क्या फायदा पहुंच जाता है, और जो नेता होते हैं या फिर जो पैरोकार हैं वो कितना फायदा पहुंचा पाते हैं। बड़े कैनवस पर इसे देखने की जरूरत है और जानने की भी जरूरत है कि जो आज मुद्दा इस मोटे अक्षरों में हमने लिखा है कि गैर कोयरी, गैर कुर्मी को ज्यादा मौके क्यों नहीं मिलते, गैर यादव को मौके क्यों ज्यादा नहीं मिलते। तो एक के बाद क्या यह संरचना टूटनी नहीं चाहिए। जब हम बात करते हैं बराबरी की, बात करते हैं, जब बात हम हिस्सेदारी की करते हैं, तो क्या ये चीजें टूटनी नहीं चाहिए, ये बरकरार क्यों है। और जिन्होंने इसे बरकरार कर रखा है वही कहीं पैरोकार तो नहीं। भविष्य में उनकी पैरोकारी का क्या एक रिवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कल कुछ कहा था, ललन बाबू ने कुछ कहा था। पहले इसको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से, और विधानसभा में 2020 में भी हुआ। उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं, ठीक है, ये सभी के हित में और जनगणना हो जाएगी। पहले हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था तभी हुआ करता था, बाद में नहीं हुआ है। तो अगर एक बार भी कम से कम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, एक एक चीज की जानकारी मिलेगी और सबके हित में आप बेहतर काम कर सकते हैं। गठबंधन तो इतने दिनों से चल रहा है और गठबंधन कितना बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात है तो जरूर अपनी पार्टी के लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात हो। नहीं सब मुख्यमंत्री जी एक सवाल, अंतिम सवाल। मुख्यमंत्री जी एक सवाल, ये जो कार्ड, अरे अब हम तो यहाँ की सेवा करते करते अब क्या अभी सब कोई हमारे मन में कोई आकांक्षा, कोई इच्छा वगैरह। हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद साथ थे और हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है, ताकि एक बार। और चलिए हमारे सभी मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए सारी बात 1931 से शुरू करेंगे और एक एक कर उस बात को हम लाएंगे। क्यों बाद में जनगणना नहीं हो पाई, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पाई, फायदा नुकसान की बात भी करेंगे, यूपीए 2 गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। तो इन सारी सिनारियों को हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, लेकिन परिचय कराते हैं आपको मेहमानों का। निखिल मंडल जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चितरंजन गगन जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है चितरंजन जी। रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर धर्मेंद्र। निखिल मंडल जी, फायदे नुकसान की जहां तक बात आती है तो मकसद क्या है, मकसद जानने के इच्छुक आज बिहार की जनता है कि इसके पीछे हम ठीक है पैरोकारी कर रहे हैं, हम ये जरूर कह रहे हैं कि जातिगत जो जनगणना है वो होनी चाहिए। अब जो दस्तावेज वाली जो कॉपी है वो अमित शाह तक पहुंच चुकी है। हमें जरा ये बताइए इसका मकसद क्या है, और जो बात लेकर हम बैठे हैं कि जहां तक समाज में एक समानांतर व्यवस्थाओं की बात होती है, बराबरी की बात होती है, तो फिर गैर यादव, गैर कोयरी या फिर गैर कुर्मी को मौके ज्यादा क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलने चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो जो टाइटल आपने चलाया है उसे मैं कहीं से भी उसे मानता नहीं, उसे सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन खैर, जो मुद्दा आपने रखा है डिबेट के तौर पे, तो निश्चित रूप से 1931
वो लास्ट ईयर था जब जातीय जनगणना हुआ, और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत से अलग अलग जो विभाग के तहत, या कहिए कि अलग अलग समुदाय, जात और पिछड़े अगड़े या तमाम जो वर्ग हैं उनके लिए जो भी योजनाएं बने अलग अलग विभाग के तहत बने, तो उसी एक जो पैमाना रहा कि किनकी क्या संख्या है, उनमें कितने, उसी अनुपात कुछ अधिक भागीदारी हो, किसकी नहीं हो, इन तमाम चीज़ों को मोस्टली अगर उसे क्रिस्टल क्लियर तरीके से कहें कि भाई ये हमें अगर पता होगा कि किनकी क्या संख्या है, क्या स्थिति है, तो निश्चित रूप से योजनाएं का आकार उस अनुरूप और बेहतर बनेगा और उन तक अच्छे तरीके से पहुँच पाएगा। आप अगर देखेंगे 1931 के आधार पर ही अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की भी बात कीजिएगा, मंडल कमीशन भी देखिएगा, तो उसी अनुरूप ही, उसी जातीय जनगणना के अनुरूप ही आया, और निश्चित रूप से 90 इयर्स लगभग होने जा रहे हैं। तो एक बार अगर हो जाता है तो सबको पता होगा, और इसमें कोई पिछड़े और किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है, इसमें सभी जाति की बात हो रही है, चाहे वो अगड़े हो, पिछड़े हो, किसी भी समुदाय की बात हो, सभी की जातीय जनगणना के तहत एक स्वरूप आएगा कि अभी क्या स्थिति है और किसे और आगे लाने की जरूरत है। बस यही एक मेन मकसद है। चलिए, मकसद तो यही है, लेकिन हमें जरा ये बताइए, 74 साल में 37 साल तक 5 दलित और पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री रहे, और अभी भी हम ये कहें कि अभी डिवीजन करके हम देखना चाहते हैं, उनकी संख्या जानना चाहते हैं, तो एक आम आदमी जो कमाने खाने वाला है उसे तो ज्यादा मतलब नहीं है। अगर हम अपने कंट्रोल रूम से भी अगर पूछना चाहेंगे तो वहां से 4 से 5 लोग अभी मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को चला रहे हैं। उनका भी होगा कि अगर नहीं कुछ हो रहा है तो हो जाए। अभी कुछ देर पहले हमारे एक सहयोगी से बातचीत हो रही थी। हमें जरा ये बताइए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आम जनता तक ये बात जानी चाहिए। ये जो डिबेट देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं, तो सरकार अगर पैरोकारी कर रही है, खुद सीएम कह रहे हैं, तो ऐसे में विभिन्न जो प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, आखिर ये क्या सिर्फ आंकड़े जानना चाह रहे हैं, या फिर पहले से जो आप काम कर रहे हैं उसका जो लेवल है उतना बेस्ट नहीं है, बेटर नहीं है, गुड नहीं है? इस बात को आप कहेंगे खुलकर? नहीं, तो मैंने तो कहा है, मैंने सच्चाई को ही सामने रखा, और मकसद तो मैंने कहा है कि आप अगर उसी के अनुरूप, आप मान लीजिए कि हमें लगेगा कि जो स्थिति है और सुधरनी चाहिए, आज बजट की बात की जाए तो उनके लिए और बजट को बढ़ाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से जब हमारे पास आंकड़े होंगे उसी के तहत बातचीत हो सकती है। और जहाँ तक जितने भी प्रदेश के आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल तो आप देखेंगे कि इसे तो पारित किया गया है, चाहे वो विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, सर्वदलीय बैठक में हो। इनफैक्ट उस समय सारे दल ने साथ दिया। उस समय तो बीजेपी, किसी जाति को ये पता चला कि उनकी संख्या काफी कम है, तो ऐसे में तो जनसंख्या वृद्धि पर काम करना शुरू कर देंगे। क्या इस बात से आप इनकार करते हैं? तो फिर एक पॉलिसी जो सरकार चला रही है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है, तो ये तो नंबर्स के हिसाब से सभी को पता चलेगा ना। अच्छा, आप ओवरऑल अगर परफेक्ट एक आंकड़ा नहीं है तो भी तो एक समान रूप से सभी जानते ही हैं कि किसके क्या पॉपुलेशन है। आप हमेशा इस तरह से बातें आती है, आज यादव समुदाय की बात करते हैं तो हम 15-16% कह देते हैं, तो एक रफ आइडिया लेके तो चल ही रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि यादव के कंपैरिजन में कोई अन्य कास्ट आकर के पॉपुलेशन वृद्धि करने की सोच रही है। रफ आइडिया पर सब कुछ बेहतर अगर चल रहा है, सरकार काम कर रही है और सरकार बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, तो रहने दीजिए, इसे क्या जरूरत है। और जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, रफ आइडिया पे क्यों? अगर हम सटीक चीजों को लेकर के अगर हम काम करेंगे तो बेहतर करेंगे, इसे रफ क्यों छोड़ा जाए? जब प्रावधान है, पहले भी हुआ करता था, तो अगर वो हो जाए, और सबकी मंशा है ओवरऑल, अगर आप देश लेवल पे भी देखेंगे, अलग अलग पार्टियों की भी बात रखेंगे, तो भी आप देखेंगे कि ओवरऑल 90+ जितने दल हैं वो तमाम पार्टी चाहती है कि ये जनगणना हो, तो फिर इससे इनकार क्यों किया जा रहा है? तो एक चीज बताइए, आप लोहिया को मानने वाले, जयप्रकाश को मानने वाले, पटेल जी को मानने वाले, इन सभी महापुरुषों को मानने वाले हैं, उनकी आप मानते क्यों नहीं हैं? अगर हम उनके तर्कों को अगर देखें तो सरदार पटेल ने भी इस प्रस्ताव को, उस समय जो प्रस्ताव दिए गए 1951 में, उन्होंने सामाजिक ताना बाना बिगड़ने की बात कही थी और कहा था कि यह सही नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब की बात करेंगे, डॉक्टर साहब की बात करेंगे, तो उन्होंने भी कहा था कि यह सही नहीं है। लोहिया जी की बात करेंगे तो उन्होंने भी कहा था कि इसे तो खत्म ही हो जाना चाहिए, ये बेकार चीज है। तो हमें जरा बताइए, जब बड़े महापुरुषों ने एनालिसिस के आधार पर अपनी बातें कही, जिसे एक माइलस्टोन माना जाता है, तो फिर हम कौन होते हैं उसे फिर से रचने वाले? नहीं, देखिए, समय दर समय चीजें बदलती है। हम महापुरुषों पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन
समय के साथ बहुत चीज़ बदलती है। एक जमाना वो था कि उस जमाने में बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन आज वो जमाना है कि 10% स्वर्ण आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। तो समय के साथ अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप समय के साथ पीछे चलिए आपसे रह आगे भी जाएंगे। बात और करेंगे। चीजों को अगर 27% जो आपको आगे लाना है तो अभी समय के साथ आपको बदलना आरक्षण है उस पर भी हम बात करेंगे आपसे। चितरंजन गगन जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से, वो किस तौर पर इसे देख रहे हैं कि आखिर आपको लगता है कि हमारे इस सवाल से गलत नहीं करा है। और आरजेडी से चितरंजन गगन साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। माफ कीजिएगा चितरंजन गगन जी, पार्टी का नाम चेंज हो गया लेकिन आपको अभी उसी पार्टी में रखते हैं। चितरंजन जी जरा हमें बताइए कि इस पूरे मसले को किस तौर पर देख रहे हैं? सिर्फ सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करना है या इसके पीछे भूमिगत कुछ बड़े आधार भी हैं? नहीं, देखिए, सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2010 में पार्लियामेंट में आदरणीय लालू जी ने इस सवाल को उठाया था। जब 2011 में जनगणना होने वाली थी तो उस समय उन्होंने उठाया था कि भाई जो है जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और सही निखिल जी ने कहा कि जब यह पता चल जाएगा कि किस जाति की आबादी कितनी है तो हमको योजना बनाने में हमें सुविधा होगी और उस ढंग से योजना बनाया जाएगा कि हाँ साहब, वास्तविक स्थिति क्या है, कौन का आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो इसकी जब सही कैलकुलेशन हो जाएगा तो उस आधार पर योजना बनाने में सहूलियत होगी और इसीलिए यह जरूरी है। अब सवाल है कि जो लोग विरोध करते हैं, पता नहीं क्यों विरोध करने का कारण आखिर क्या है, जो सच्चाई है उसको सामने में रखने में क्यों कठिनाई हो रही है। कहीं ना कहीं उनके नियत और मंशा पर शक हो रहा है और जो उनका पृष्ठभूमि पिछला इतिहास रहा है, चाहे वह मंडल कमीशन लागू करने के समय कमांडर लेकर घूमने की बात हो या उसके बाद भी या जातीय जनगणना की बात हो, तो कहीं ना कहीं उनके मंशा पर शंका हो रहा है। ऐसे जो कोई भी सामान्य तौर पर कहीं तो सर ये बताइए कि जो यादव है, कुर्मी जाति है, है उनकी संख्या से अधिक मिल रहे हैं आरक्षण के नाम पर जो लाभ है, क्या इससे कोई ऐतराज बाद में जाकर नहीं होगा? नहीं विवेक जी, आप जो यह कह रहे हैं इसके आपको कहने का माने आधार क्या है? वही हम- जब हम जनगणना इस हो बात का जाएगी आकलन करना चाह रहे हैं। उसके आधार बाद नहीं, आप हम कहिएगा आकलन नहीं, करना अभी चाह रहे हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, यादव ये अधिक मिल रहा है, किसी भी चीज का अभी एक जो आप पक्ष कह होता रहे है, हैं एक कि विपक्ष यादव होता को- है, तो उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आप तो देख रहे हैं कि ठीक है, हमें गिनती पता चल जाएगी, नंबर्स पता चल जाएंगे तो हम वहां पर रोटियां देना शुरू कर देंगे। बिहार की सबसे बड़ी आबादी वाली जाति यादव है। हम तो इसीलिए तो हमने पहले ही आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया। इससे पहले आप हमने किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि यादव को शेयर से ज्यादा मिल रहा है? नहीं, तो आप हमें बताइए ना कि ठीक है, आपकी पार्टी में सीएम कैंडिडेट कौन है? सीएम कैंडिडेट कौन छुपा हुआ थोड़े बताइए। पहले लालू प्रसाद थे, उसके बाद राबड़ी देवी हुई और उसके बाद ये कोई दूसरा तीसरा का नंबर क्यों नहीं आता? ठीक है, हम अति पिछड़ी दलितों में ही जाते हैं, आप कोई नंबर विवेक जी, यह डिबेट का विषय नहीं है। जनता नहीं जहां पर हिस्सेदारी की बात होगी, कुछ अच्छा करने की बात होगी, एक बराबरी का लेवल लेना होगा, तब तो ये बात आएगी सर। लालू जी की पत्नी राबड़ी जी हो गई और लालू जी का लड़का अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है हम लोग की तरफ से, तो सवाल इस पर नहीं है, सवाल इस पर नहीं है, सवाल है मौके पर, सवाल है अवसर पर उस व्यक्ति को अवसर देना जहां जरूरी होगी ना कि एक मैसेज जाएगा। तो यह भी हो सकता है भविष्य में। देखिए, जिसमें अगर अवसर देते हैं और उसमें अगर क्षमता और योग्यता नहीं है तो वह जो सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए एक पहचान भले ही मिल जाता है किसी के नाम से, नहीं पहचान भले ही मिल जाता है, लेकिन जब तक जन समर्थन नहीं बढ़िया होगा, तर्क दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि आप में है वो क्षमता। फिर तो आगे जाके चितरंजन गगन का भी नाम सामने आना चाहिए। आप नहीं यह आप कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं ना कि क्षमता किसके पास में है। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा बिहार में नेतृत्व करने की क्षमता तेजस्वी यादव में है, मैं मानता हूं। अब आपके कहने से नहीं ना होगा, जब मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव में क्षमता है नेतृत्व करने का, आपने ऐसा मान लिया है कि आपने थोड़ा वहां पर आप थोड़े पिछले पायदान पर आ जाते हैं, आप में वो क्षमता की कमी है, आप ये मान रहे हैं? नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी में जनमत सबसे महत्वपूर्ण होता है। जन समर्थन जिसके साथ में है और जिसके पास क्षमता रहेगी, कुछ आदर्श रहेगा, ठीक है रवि उपाध्याय जी, जरा इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। के साथ जन समर्थन जुड़ता है। जरूरी था कि हम निखिल मंडल जी को सुने, चितरंजन गगन जी को सुने, उसके बाद जरूरी था कि इस पर जो वरिष्ठ पत्रकार का आकलन किया, जरा आप भी बताइए। विवेक जी, एक देखिए, अब जातीय जनगणना वाले बात पे आप देख रहे हैं कि निखिल जी का और गगन जी का दोनों का सुर और तालमेल एकदम मिला हुआ है।
ये हमारे कहने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जो ही आप दूसरे मुद्दे पर आएंगे कि किसका एक्सेप्टेंस है कि कौन सा चेहरा होगा, उसमें देखिए इन लोगों का देखिएगा तालमेल अलग अलग हो जाएगा। और यह तालमेल अलग अलग हुआ भी है, ये तो गवाह भी बिहार बना है इसका। जी जी। तो इन लोगों का तालमेल कितने देर तक रहेगा, कहाँ रहेगा, जहां पर इन लोगों का अपना कुछ सेल्फ ये होगा तो वहां पे ये लोग करेंगे, फिर उसके बाद से ये लोग का धारा इन लोगों का अलग हो जाता है। अब देखिए महापुरुष कह के गए हुए हैं, अंबेडकर जी कहे हैं, पटेल जी कहे हैं, सब लोगों ने कहा है इस पर, लेकिन आज के डेट पर ये लोग एक ही सुर अलाप रहे हैं कि नहीं अब जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे सामाजिक वो जो है सो गड़बड़ी होगी। माने ठीक है, अब ये लोगों का तर्क ये है कि योजना का आकार जो है वो बढ़ेगा और उसमें हमको मदद मिलेगी, जिस जाति का जहाँ पे होगा वो ठीक है, इसमें कहीं वह भी ठीक है। लेकिन अब इसमें यह बात भी तो है कि अगर यदि जातीय जनगणना हो जाती है तो वो जो डॉक्टर अंबेडकर और पटेल कह गए हैं वह बात तो एकदम निश्चित तौर पर होगी। और वो जो उसके अलावा जो आपने कहा कि सब आदमी अपना अपना जो होगा वो पॉपुलेशन बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाएगा, तो यह बात भी है। तो यह तो अद्भुत समय है। अभी हम लोगों को सिर्फ देखने की जरूरत है क्या किस किस बात पे इन लोगों का स्टैंड साथ में होता है और कब ये लोग कहां चले जाते हैं। ठीक है, इन्होंने नंबर्स को इकट्ठा कर इन्होंने कहा कि हम विकास के पैमाने को अलग अलग खंड करके उसे डिवाइड करके उनमें देंगे। उसी तरीके से है जो कल्पना राज्यों की जाती है कि कोई बड़ा स्टेट है, बिहार था तो बिहार को 2 भाग में डिवाइड किया गया और डिवाइड करके उन दोनों को पूरे पोषक तत्व दिए गए कि भाई आप खाइए और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग मजबूत रहेंगे। इस केस में एक आम आदमी और उसकी जो सोच है वो कहां जाकर रुक जाती है। और ये अगर अखबार में, टीवी चैनलों पर अगर डिबेट का अगर एक अंग बन रहा है तो बस इसलिए कि मैं जान पाऊं कि मेरी संख्या कितनी है, उससे हमारा क्या फायदा होगा सर? सही, बिल्कुल सही बात। देखिए उससे हमारा फायदा तो माने कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लोगों का ये जो कह रहे हैं कि जिसके अब मान लीजिए ये लोग जो तर्क दे रहे हैं कि जातीय जनगणना होने से जिस जाति का जहां पर जैसे होगा उसको हम जो है सो उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कास्ट को उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि योजना में उसका आ जाएगा। तो ये इन लोगों का तर्क है। लेकिन वही हम आपसे कहे विवेक जी कि उससे आप ये बात एक और समझने वाली है कि लेकिन इससे सामाजिक जो आपस में जो होगा वो फिर आगे चल के उसका इंपैक्ट जो है सो गड़बड़ होगा। रवि सर 1 मिनट हमें जरा ये क्लियर कीजिए, क्या ओबीसी जातियों में आगे जाकर एक दुराव नहीं होगा, उनकी एकता में अंतर नहीं आएगा? हमारा सवाल यह कि सामाजिक न्याय की राजनीतिक खात्मे की तरफ ये नहीं बढ़ जाएगी? हमारा सवाल है कि पिछड़ों के हक में दिलाने वाली जो पार्टी है उनके पास कई तरह के सवाल नहीं आएंगे? विवेक जी एकदम सिंपल सा बात है। आप इसको देखिए, पहले यहां पे दलित महादलित किया गया, तो दलित महादलित किया गया तो क्या उसका माने फलाफल निकला? आप देखिए कि दलित महादलित में किस तरह से हुआ और इसका कैसे माने ये हुआ। तो उसी तरह से आप जो बात कह रहे हैं वह भी होने पर भी उसी तरह का इंपैक्ट होगा। इसमें कहीं कोई दो मत, भले आज हम कह लें कि नहीं कुछ नहीं होगा, योजना आकार में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, बेहतर जो सो योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की मिल, तो वो सिर्फ कहने की बात है। लेकिन यह तो सच्चाई अंदर खाने में यही है कि अगर यदि होगा तो वो उसका इंपैक्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है, अध्यक्ष अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा से, काफी देर से बैठे हमारे साथ। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, माफ कीजिएगा थोड़ा लेट पहुंचे आपके पास, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब लेट पहुंचे तो दुरुस्त वाला जवाब भी आपकी तरफ से आना चाहिए कि जो सवाल हम उठा रहे हैं उससे सिर्फ एक कोट ना माने, उससे सिर्फ एक बात ना माने, कहने की बात ना होनी चाहिए, इसके पीछे जो रहस्य छिपे हैं उसके बारे में। पहला यह कि क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए या फिर सिर्फ आंकड़ों को जानने के लिए, या फिर इसके पीछे एक रणनीति यह भी कि जो प्रभाव है जो क्षेत्रीय पार्टियों का उसे व्यापक तौर पर बढ़ाने के लिए? फायदा क्या होगा वो भविष्य ही बता पाएगा। बिहार में ऐसा देखा गया है शुरू से ही, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे जात का, हमारे कास्ट का, खास करके मैं चंद्रवंशी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारा समाज की संख्या हर एक विधानसभा में 30 से 35 हज़ार है। लेकिन चूंकि जनसंख्या के अनुसार और जो अभी जनगणना की जो बात चल रही है, वो जनगणना अगर हो जाएगी तब वो बात रिकॉर्ड में आ जाएगा कि 30 से 35 हज़ार हम लोगों की संख्या हर एक विधानसभा में है। तो उस संख्या बल के आधार पर हम लोगों को राजनीतिक जो भी फ़ायदा हो सकता है वो मिलेगा। प्लस जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की,
हम लोग के चंद्रवंशी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी काफ़ी पिछड़े हैं। अति पिछड़ा समाज से हम लोग आते ही हैं। अति पिछड़ा नाम इसी वजह से जुड़ा चूँकि हम लोग समाज में काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी पीछे हैं, नौकरी में भी पीछे हैं। हम लोगों के कास्ट को नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो डॉक्टर धर्मेंद्र, ये तो अगड़ी जातियों में भी है। हमें भी ऐसा लगता मैं है। अपने गांव जाता हूं, मैं अपनी कहानी बताता हूं। मैं अपने गांव जाता हूं, गांव में कोई भी पुरुष मेंबर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन सर सुनिए, लेकिन सर ऐसा है कि प्रस्तावित जिला बाढ़, और मैं बता रहा हूं कि वहां स्थिति यह है कि सारे लोग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने खाने के लिए। ब्राह्मण जो पंडित पूजा कराते हैं मंदिर में, उनको छोड़कर पूरे गांव में कोई नहीं है। मर्द, एक मर्द आपको नजर नहीं आएगा। कमी वहां भी है। लेकिन सर इतिहास रहा है कि सर अति पिछड़ी जातियां जो रही हैं वो शुरू से ही पिछड़ी रही हैं, तो उनके लिए तो उनके जन अब हमें ये बताइए, फिर तो वही मसला है ना, फिर वही मसला है कि भाई इतने मुख्यमंत्री आए, सभी दलितों पीड़ितों का मसीहा बनने की कोशिश की, तो उन्होंने किया क्या? यानी कि अभी रिजल्ट जीरो है। फिर हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी इस जनसंख्या वाले अगर फॉर्मूले पर कसा जाता है तो। अगर जनसंख्या हो जाती है तो इससे हमें फायदा मिलेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है कि संख्या बल के आधार पे ही सब कुछ होता है। और ख़ास करके बिहार में तो ये शुरू से ही देखा गया है। और हमारी जो केंद्र सरकार रोहिणी आयोग भी बनाए थे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा अभी तक मिला नहीं, जिसका जो कि मिलना चाहिए था। और हम लोग हमेशा इस चीज़ के पक्षधर हैं कि हमारी जो भी बिहार में संख्या है उसको दर्शाया जाए, बताया जाए, और उसके अनुसार जो भी अति पिछड़ी जातियाँ हैं, एक चंद्रवंशी समाज ही नहीं और भी समाज हैं अति पिछड़ा में, उनको भी जितना भी अधिकार है वो अधिकार से वंचित न हो, अधिकार को दिया जाए। और अगर बिहार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं, उन लोगों से उस योजनाओं से हम लोगों को वंचित ना रखा जाए। चलिए निखिल मंडल जी, जरा हमें बताइए। चलिए, आप तो इसकी वकालत हो रही है यहाँ पर, सभी लोग चाह भी रहे हैं, जो अभी पैनल में है मौजूद, सभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आरक्षण का न्यायपूर्ण बंटवारा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आप तक नहीं आएगा? क्या सवाल आपके पास ये नहीं आएगा कि आरक्षण का कोटा लागू करने की गारंटी के लिए क्या विशेष प्रयास किए गए? तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो अभी अपील की गई है, अगर होता है तो फिर तस्वीर कुछ अलग होगी। नहीं, जितने सारे सवाल आपने पूछे विवेक जी, तो हमारा भी तो मुख्य मुद्दा वही है कि क्या हमने जो कोशिश की, चाहे वो कपूरी फार्मूले के तहत हो या देश स्तर पे बीपी मंडल फार्मूले के तहत हो, या जितने सारी कोशिशें की गई कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्यधारा में लाने की, तो क्या वो वास्तविकता में वो मुख्यधारा में पहुंचे, कितनी संख्या में पहुंचे? ऐसा तो नहीं कि कुछ तबका पीछे ही छूट गया। तो जब तक सटीक आंकड़े नहीं होगा, और मुझे आश्चर्य होता विवेक जी कि हर डिबेट में आप लोग कहते हैं कि तथ्यों के साथ बात कीजिए, डाटा के साथ बात कीजिए, और आज अगर हम एक्यूरेट डाटा चाहते हैं तो उस पर किसी को आपत्ति है तो ये आश्चर्य की बात है। नहीं, आप डाटा देखिए, तो हर चीज के आपके पास एक्यूरेट होते हैं, तो अगर इस पे अगर एक्यूरेट डाटा की बात हो रही है तो इसमें किसी को क्यों प्रॉब्लम है? मुझे ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर बात नहीं हो रही है, एक व्यक्तिगत बात को लेकर नहीं उपस्थित हुए। निखिल मंडल जी से समझना होगा, यहाँ पर न विवेक जी कुछ पूछ रहे हैं, न निखिल मंडल जी बता रहे हैं। बात चल रही है कि जातिगत जनगणना की तरफ बढ़ रहे हैं, जो प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं वो किस तौर पर इसे मांझने की कोशिश कर रही हैं। इससे कितना भला होगा, कितना नुकसान होगा, उन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और होता है तो क्या क्या सवाल जनरेट सरकार से किए जाएंगे, वैसी पार्टियों से किए जाएंगे जिन्होंने इसकी पॉलिटिक्स की है, कास्ट वाइज पॉलिटिक्स की है। हमें जरा बताइए कि कास्ट को तो दिमाग से अलग नहीं कर सकते। हमें जरा ये बताइए कि जो सवाल आएंगे, इससे पहले हम बराबर चर्चा कर रहे हैं कि जो पटेल साहब ने कहा कि एकदम होना ही नहीं चाहिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद नंबर आता है बाबा साहब का, उसके बाद कई और महापुरुषों की बात आती है। तो हमें यह बताइए ना कि तब तो जनसंख्या कम थी, गरीबी भी ज्यादा थी, और कई तरह के द्वितीय विश्व युद्ध, इन सभी चीजों से हम लड़ रहे थे। तो ऐसे में यह बताइए हमें कि किस तरीके से उन्होंने एक फॉर्मुलेट जो किया कि नहीं ये मत रखिए, सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। तो अभी यह सामाजिक ताना बाना कैसे बन जाएगा, यह भी बता दीजिए आप। नहीं, तो मैंने तो कहा ही कि समय दर समय अगर आप तमाम पीछे के ही चीजों को लेकर चलेंगे तो शायद जो एक रेस कहिए जिंदगी के रेस में, और जो तमाम योजनाओं को आप जो लागू करते हैं उसे आप उसमें भी आप पिछड़ जाएंगे। अगर आपके पास एक्यूरेट चीजें नहीं रहेगी तो आप एक्यूरेट योजना नहीं बना पाएंगे।
और फिर वो कुछ तबका जो छूट जाएगा तो निश्चित रूप से वो सवाल पूछेगा, आज नहीं पूछेगा, आने वाले पीढ़ी उनके पूछेंगे कि सभी को जब भागीदारी मिल रही थी तो हमें क्यों नहीं भागीदारी मिली। तो इसको लेकर के, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है, ये ओवरऑल जितने कास्ट हैं उसकी गिनती की बात हो रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि सभी को अधिकार है कि हमारी क्या शक्ति है, हमारी क्या क्षमता है और उस क्षमता के अनुरूप गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है कि नहीं, ये जानने का अधिकार सभी को है। इसी के तहत इसे पॉजिटिवली अगर लेकर के पार्टियां जानना चाह रही हैं कि व्यक्ति विशेष को जानना चाह रहा है। नहीं, पार्टियां, ये तो राइट फ्रॉम 1990 के बाद से अगर आप चलिए एक सर्वे इस पर करा लेंगे निखिल मंडल जी, एक सर्वे करा लेंगे इस पर और जान जाएंगे कि जो पार्टियां हैं, क्योंकि हमारा जो सर्वे कहता है, हम अपने दफ्तर में जितना सर्वे कर पाते हैं तो उसमें लोगों की इच्छा ये है कि हमारा वेतन बढ़ क्यों नहीं रहा है, बढ़ रहा है तो कितना फीसदी बढ़ रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा विवेक जी। हाँ बताइए। एक छोटी, जो आप कह रहे हैं कि यादव समाज की बात आपने जो पूछा, चित्ररंजन जी से भी पूछा, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि काबिलियत होगी तो वो आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से इसीलिए अगर संख्या के आधार पे बात की जाए तो अब 15 के बाद 20 साल की तो चित्ररंजन जी से हम पूछ लेंगे, क्या अब्दुल बारिश सिद्दीकी काबिल नहीं थे? क्या जब गुलाम गौस साहब थे आपके अंदर, आपकी पार्टी में, तब क्या काबिल नहीं थे? हम तो निखिल मंडल से पूछ रहे हैं। निखिल मंडल जी आप बताइए, आपसे बेहतर काबिल कौन हो सकता है? आप युवा हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे जगह से आपने पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इसको तो देश मानता है, पूरा राज मानता है, देश मानता है, देश राज्य की जनता मानती है। इसलिए राइट फ्रॉम 2005, 10, 15 एंड राइट नाउ इन 20 हर बार मैंडेट मिला है। तो जनता जिसे एक्सेप्ट करती है आप उसको आपको मानना ही पड़ेगा। एक प्रतिक्रिया रवि उपाध्याय जी से। रवि जी, ना विवेकानंद जी हो सकता है। रवि जी। जी देखिए, एक बात निखिल जी ठीक कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की जहां तक बात है तो वो बात ठीक है, लेकिन अब आप निखिल मंडल जी से ही पूछिए कि ये इतने दिनों से जिस पार्टी में है वहां पर इनको क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला। अगर यदि मिलना होता तो अब देखिए, अभी चुनाव लड़ा हो, नहीं, मुझ पे ये सवाल हो ही नहीं सकता। नहीं, हमको लेट मी फिनिश। वो चुनाव लड़ना, टिकट लेना, यही कोई बात नहीं। उसके बाद भी लोगों को सब जगह एडजस्ट किया जाता है। तो आपको कौन सा आपके लिए किया गया? चित्ररंजन गगन जी हैं, इनको कौन सा किया? तो यह देखिए, कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है, वो सब अलग है। विवेक जी, सब बात यहाँ एक छोटी टिप्पणी करूंगा कि जहां तक मैं पॉलिटिकल लोग हूं और चुनावी राजनीति में जाना मेरा शौक है और उस तहत मुझे बहुत कम उम्र में, मैं पिछले 6 साल से प्रवक्ता भी हूं और मुझे चुनाव भी लड़ाया गया मधेपुरा विधानसभा से। शायद मुझ में काबिलियत नहीं थी या मुझ में कुछ गलतियां होगी तो मैं चुनाव हार गया। समय की कमी है सर, लेकिन रवि उपाध्याय जी ने धीरे से नब्ज पकड़ने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हम इतनी बात करते हैं, लगातार बात करते हैं, पन्ने दर पन्ने ढूंढते हैं, निकालते हैं, रिसर्च करते हैं। भाई 74 साल में 37 साल तक 5 दलित और पिछड़ी जातियों के सीएम रहने के बाद भी आज जरूरत आन पड़ी। और क्या यह परंपरा चलती जाएगी कि राजा का बेटा राजा ही होगा, या फिर समान जाति के लोग बैठते रहेंगे, या फिर जो अति पिछड़े हैं उनके नंबर्स अगर खुलकर सामने आ गए तो जो परेशानी होगी, कहीं ऐसा ना कहें कि पहले वाला ही समय बेहतर था, हमने इतनी कोशिश जो आजमाइश कर ली, कहीं ना कहीं गलती हो गई। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खबरें लगातार जारी हैं।